हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप में से कई लोगों ने कमेंट किया है, तो उन कमेंट्स में से मैंने 5 सबसे पॉपुलर कमेंट्स पिक किए हैं और जो कि सबसे ज्यादा इंक्लूसिव भी हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों के डाउट्स इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा है विधान 2002 ने, सारे लोग सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में ही बात करते हैं, आप एससी और एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बताइए कि ये सेंट्रल होना मैंडेटरी है या फिर स्टेट का होगा तब भी चल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है विधान कि सिर्फ ओबीसी के बारे में ही बात करते हैं। एक्चुअली एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा बातें या कुछ ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। खैर, एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं तो कोई भी कम्युनिटी एससी या एसटी है, ये रिकॉग्नाइज करने की पावर सेंटर के ही पास है, इसलिए इसमें सेंटर और स्टेट का डिफरेंस नहीं है। आप ऐसा सुनते होंगे कोई एक कास्ट है, वो हरियाणा में ओबीसी है लेकिन सेंट्रल में वो यूआर में आती है, ठीक है। लेकिन एससी एसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए इसमें सेंटर और स्टेट का कंफ्यूजन होता ही नहीं है। एक चीज और है कि इसमें क्या है ना, ओबीसी में 3 साल का एक क्राइटेरिया होता है कि 3 साल से पुराना आपको सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट भी एससी एसटी सर्टिफिकेट में नहीं आती, 3 साल से पहले का भी है तो भी चल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन कम होती है, इसीलिए इसके बारे में लोग कम बात करते हैं। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एंड आप अब खुश होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रेप ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। प्रेप ऐप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओरिएंटेड ऐप है। इसमें आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए काफी सारे कंटेंट पढ़ने के लिए भी मिलते हैं और एज अ मॉक क्विज की तरह भी अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे कई सारे मॉक्स हैं, जिसमें से 4-5 मॉक्स बिल्कुल फ्री हैं, उसको आप फ्री में अटेम्प्ट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो फिर आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं 1 साल के लिए। वैसे तो 249 रुपए का है, लेकिन अगर आप WISS20 कोड यूज करते हैं तो सिर्फ आपको 199 रुपए में 1 साल का पास मिल जाएगा कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रेप ऐप पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से मजबूत कीजिए। अगला सवाल पूछा है आयुष्मान एडिट्स ने, भैया ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल वाली चल जाएगी ना? मैंने हिंदी फॉर्मेट में बनवा ली है, उससे कोई दिक्कत? एंड 1 साल से ऊपर हो गया है ग्रेड का, बट सिर्फ प्रोविजन सर्टिफिकेट ही है, वो भी ऑनलाइन वाला। टाइम से पहले मार्कशीट नहीं मिला तो क्या करनी चाहिए? और सब बढ़िया। तो देखिए, अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल का भी बनवा लिया है तो वो बिल्कुल चल जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि वो क्रूशियल डेट की पहले की हो और 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। और आपको जो सवाल है कि आपने हिंदी फॉर्मेट में बना लिया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस अश्योर ये करना है कि जो एसएससी का सर्टिफिकेट है, जो भी कंटेंट्स उसमें हैं, जो भी चीजें उसमें फिल होती हैं, वो सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट में भी फिल हुई होनी चाहिए, जो कि होंगी ही, कोई नई बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट सेम ही होता है। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला बना हो, ना कि स्टेट वाला, ठीक है। और अगला सवाल है आपका कि 1 साल हो गया है ग्रेजुएशन का, अभी तक प्रोविजनल डिग्री ही है आपके पास, तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि भले ही आपका डीवी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जल्दी से जल्दी आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है वो आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। एसएससी खुद बोला है कि प्रोविजनल डिग्री भी आपके पास है तो बिल्कुल डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि वो क्रूशियल डेट की पहले की हो। आखिरी पार्ट है कि टाइम से पहले मार्कशीट नहीं मिला तो क्या करना चाहिए? तो मार्कशीट की कोई वैसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो अर्जेंट होता है, वो पहले आपका इशू हो जाना चाहिए क्रूशियल डेट से पहले। और अगर क्रूशियल डेट के बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो फिर क्या, रिजेक्ट होने के लिए रेडी हो जाइए। अगला सवाल पूछा है शिवनाथ ने। शिवनाथ ने कहा है कि इफ एनीवन फिल्ड एप्लीकेशन विद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बट सेलेक्टेड मेरिट बेस्ड यूआर कैटेगरी, देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंटल डीवी और नॉट रिक्वायर्ड। I have applied EWS certificate but not received yet. So confused about fill form EWS category और UR category. तो शिवनाथ, पहले मैं कंफ्यूजन पर क्लियर कर दूं कि अगर एक EWS कैटेगरी का बच्चा हर स्टेज पे यूआर का कट ऑफ क्लियर करता है तो फाइनल सिलेक्शन जो होता है उसका यूआर की सीट पे होता है, ठीक है। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप डीवी के लिए जाएंगे ना, तब भी आपके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप यूआर की सीट पर सेलेक्ट हुए हैं तो आपसे नहीं मांगा जाएगा, बिल्कुल मांगा जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस तो आपके पास होना ही चाहिए। फर्क क्या पड़ेगा ये देखिए कि अगर मान लीजिए जनरल के लिए 50 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए मान लीजिए 20 सीट है, ठीक है। तो अगर आपने यूआर का कट ऑफ क्लियर नहीं किया, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्लियर किया, तो उस 20 में से 1 सीट आपको मिल जाएगी और वो 50 की 50 सीट इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और आप यूआर की सीट पर सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस 50 में से 1 सीट कम हो जाएगा, 49,
और उस 20 में एक बढ़ जाएगा 21, यानी कि 49 सीट रह जाएगा यूआर के लिए और 21 सीट हो जाएगा एक तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों को। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन आइदर केस, दोनों केस में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है। और अगर क्रूशियल डेट के पहले आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है तो बेटर होगा कि आप एज ए यूआर अप्लाई करें। अगला सवाल पूछते हैं शिवम स्वास्तिक, सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट में पापा का सिर्फ नेम और सरनेम है, बट पापा के आधार कार्ड पर नेम, मिडिल नेम, सरनेम तीनों है, क्या करना उचित होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। तो यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है शिवम भाई। आप जब एसएससी का फॉर्म भरेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पापा का नाम आधार कार्ड में या पैन कार्ड में क्या है, ठीक है। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, मतलब 10th का जो एडमिट कार्ड होगा या सर्टिफिकेट होगा व्हाटएवर, उसमें जो आपके पिताजी का नाम जो है, जैसा है, वही आपको फॉर्म भरते वक्त फिल करना है, ठीक है। और कहीं का नहीं देखना है आपको, सिर्फ उसी नाम को एग्जैक्टली फिल करना है, या तो आपका नाम हो या पापा का नाम हो या मम्मी का नाम हो, ठीक है। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बात और, बहुत लोग का ये भी कंफ्यूजन होता है कि मेरे पापा के नाम के स्पेलिंग में एक ए मिसिंग है या मम्मी के नाम में एक ए ज्यादा है या कम है, कुछ एरर, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो क्या करें। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि ये जो मम्मी का नाम है मेरा वो गलत है, ठीक है, मेरे सर्टिफिकेट में गलत है, ठीक है। तो इस चीज को एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, एक एफिडेविट बन जाएगा। बेस्ट होगा कि अगर गलत भी है आपके सर्टिफिकेट में तो वही गलत नाम ही आप अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान भरिए, दैट इज मोर सेफर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आरआर टॉक्स एंड एमबी वर्ड का, कैसे हो भाई, बढ़िया हो भाई। सब्जेक्ट रिगार्डिंग, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में भाई ने लिखा है, आई एम वर्किंग इन 2400 ग्रेड पे जॉब सिंस नवंबर 2023 whose yearly income is around 5.10 lakhs, ठीक है, and my father income yearly is 1.5 lakhs, total 6.5 lakhs. It is not crossing EWS limit of 8 lakhs, but now I got selected in ICAR whose yearly gross will be above 10 lakh. But if I will join ICAR around September 24, as ICAR joining not come yet, okay. I have one serious query. Can I fill my form in EWS category after selection in ICAR, or I have to fill under UR category? ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर का EWS का 2023-24 है और पूछ रहे हैं कि ये एज अ EWS भरें या एज अ UR भरें। तो देखिए भाई, आपका जो सिलेक्शन हुआ है 2400 ग्रेड पे नवंबर 2023 से कार्यरत हैं, ठीक है। तो नवंबर से लेके मार्च तक का इनका इनकम कैलकुलेट होगा, ठीक है। और इनके पिताजी का जो ईयरली इनकम है वो 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख अगर मैं जोड़ूं तो ये जो आप टोटल बता रहे हैं 6.25, इससे काफी कम होगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपका जो इनकम है वो 8 लाख से काफी कम, 6.525 जो आपने बोला ना, उससे भी काफी कम हुआ, ठीक है। अब आयकर का जो आपका सिलेक्शन हुआ है, जो कि एक कौन सी, मतलब एबव 8 लाख आपकी सैलरी होगी, वो फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ठीक है। तो सीजीएल 24 की अगर हम लोग बात करें तो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम के बेसिस पे आपका ये सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। उसमें डेफिनेटली आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, आप बहुत ही आराम से ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 24-25 की बात करूं फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए शायद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इनकम है और आपके पापा की इनकम, की फैमिली इनकम बढ़ के मिलके 8 लाख से शायद क्रॉस कर जाए, ठीक है। लेकिन 23-24 के लिए आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, अगर जो दिए हुए कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं तो आज के सीबीआर यानी कि कमेंट बॉक्स रिप्लाई में मैंने इतने सवाल ही पिक किए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है। उसको मैं अगले सीबीआर में कवर कर दूंगा। ये डिपेंड करता है कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, और कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का प्यार अगर मुझे इस वीडियो में मिलता है तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।